नमस्कार, क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में साल 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी तेवर में दिख रहे हैं। नैनीताल के भीमताल में करोड़ों की सौगात देने के बाद उन्होंने सनातन धर्म को लेकर साफ संदेश दे दिया है। देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है या नहीं, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए डेमोग्राफी तक बदलने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, बीजेपी के मुखिया ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि अवैध बसावट की कांग्रेस ही जननी है। नैनीताल के भीमताल में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी लागू होते ही कांग्रेस को तकलीफें होने लगी हैं। कांग्रेस का काम केवल तुष्टीकरण को खाद्य पानी देना है। देवभूमि में अवैध बसावट की कांग्रेस पार्टी ही जननी है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में रहना है तो उसे देवभूमि का सम्मान करना ही पड़ेगा। मुगलों वाली सोच का यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। जब हम ये सब काम कर रहे हैं तो पूरे प्रदेश के लोग खुश हो रहे हैं। हमारे पूरे प्रदेश के लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य खराब नहीं होंगे, देवभूमि का मूल अस्तित्व खराब नहीं होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र हमारे द्वारा जो हम लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रहे हैं, उस लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने पर भी उनको दिक्कत हो रही है। भाइयों बहनों, इन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी संरचना, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक संतुलन को सुरक्षित रखते हुए विकास की गति को और तेजी से किया जाए। प्रदेश की डेमोग्राफी को असंतुलित करने का प्रयास करने वाले तत्वों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। कांग्रेस को यूसीसी से भी तकलीफें हैं। उन्हें लगता है कि इससे विशेष समुदाय के अधिकार को छीना जा रहा है। कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। उत्तराखंड में कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ गई है। उन्हें प्रदेश में ही कहीं भी लैंड जिहाद नजर नहीं आता। कांग्रेस ने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाने का काम किया है, जहां कभी उस समुदाय के लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता था, कोई अस्तित्व नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी वो लोग बस गए हैं। हाल ही में मेरे संज्ञान में यही इसी के आसपास इसी क्षेत्र का भी एक मामला आया है, जहां जंगलों के बीच में बड़े स्तर पर कब्जा करके एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देवभूमि में धर्म की आड़ में होने वाले इस लैंड जिहाद को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे सभी निर्माणों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। भाइयों बहनों, सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार गौ माता के संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने लैंड लव जिहाद जैसी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बनभूलपुरा में दंगा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद अब भी कोई भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन कांग्रेस के लोगों को लैंड जिहाद पर कार्रवाई से भी दिक्कत है। उन्हें लैंड जिहाद करने वाले ही अच्छे लगते हैं। उन्होंने प्रदेश की जनसंख्या को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर विशेष समुदाय के लोगों को बसाया, जहां वो पहले थे ही नहीं। प्रदेश में ऐसे स्थानों पर हुए अनेक अवैध अतिक्रमणों को हटाते हैं, जहां पर हरा कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा डालकर हमारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इससे कांग्रेस के लोगों को बड़ी परेशानी होती है। हमारी सरकार ने राज्य में हो रहे ये सुनियोजित लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 10,000 एकड़ से अधिक जमीन इन लैंड जिहादों से मुक्त कराने का काम अभी तक हमने कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की आंखों पर वोट बैंक की पट्टी चढ़ी है। उसके चक्कर में उनको कहीं लैंड जिहाद नजर नहीं आता है।
बीजेपी की सरकार मंदिरों का विकास कर रही है और नए कार्यों को आगे बढ़ा रही है, तब विपक्ष के कुछ लोगों को देवभूमि में सनातन संस्कृति के सम्मान और विकास कार्यों से समस्या होती है। सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। चार धाम की तर्ज पर मानसखंड के पौराणिक मंदिरों का पुनरुत्थान किया जा रहा है, लिहाजा उत्तराखंड में कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अब देवभूमि में धर्म की आड़ पर होने वाले लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी सफाई का अभियान जारी रहेगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि षड्यंत्रकारी व विभाजनकारी ताकतों को जनता जवाब देगी। इधर बीजेपी सरकार के मुखिया के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड में कितने बेरोजगार युवा हैं, युवाओं के साथ सरकार किस तरह का खिलवाड़ कर रही है और उनके सपनों को किस तरह से बेचा जा रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार का पूरा फोकस केवल दिखावे और प्रचार प्रसार पर है, जबकि जमीनी मुद्दों से उसका कोई सरोकार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति लगे ना फिटकरी रंग चोखा जैसी है, जिसमें कुछ किए बिना भी सब ठीक होने का दावा किया जा रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक फोटो आया था, मुझे लगता है वो वहीं जा रहे थे क्या? एक वीडियो आया था, लगता है वहीं जा रहे थे। उनको इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। इस प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं उनको ये नज़र नहीं आता। इस प्रदेश में युवाओं के साथ किस तरह उनकी सरकार खिलवाड़ कर रही है, युवाओं के जो सपने हैं उनको किस तरह बेचने का काम कर रही है, इस पर उनको ध्यान नहीं है। उनका एक ही चीज़ पर ध्यान है ये सब, और वो इसलिए है कि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। उनको करना कुछ नहीं है, फजूल जुबान चलानी है और वोटों का इंतजाम इस तरह झूठ बोलकर करना है। उनको बहुत चिंता है इस बात की। तो एक दिन वो मेरे साथ मीडिया में आ जाए। मैं चुनौती देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि जिस बात की वो इतनी चिंता कर रहे हैं उसी बात पर बहस के लिए वो मेरे सामने मीडिया के साथ बहस के लिए आ जाएं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। सनातन धर्म के ग्रंथों में प्रदेश का जिक्र किया गया है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री पूजा पाठ के लिए आते हैं, लिहाजा सीएम का कहना है कि यहाँ डेमोग्राफी नहीं बदलने देंगे और संस्कृति की रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। इधर विपक्ष जनहित के मुद्दों को उठा रहा है, लेकिन सवाल ये कि अगर राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है और उत्तराखंड में 2027 में चुनाव भी होना है और चुनाव से पहले जो तेवर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखा रहे हैं, क्या ये उसी की एक तैयारी हो रही है? और आज जिस तरीके से हमने देखा कि नैनीताल के भीमताल में करोड़ों रुपए की सौगात दी गई और उसके बाद जो उन्होंने संदेश दिया कि भाई सनातन धर्म जो है उससे कोई समझौता नहीं होगा, ये देवभूमि है और इसकी डेमोग्राफी को नहीं बदलने दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि 2017 से पहले ठीक है कांग्रेस थी, लेकिन 17 के बाद से तो बीजेपी रूल कर रही है, उसमें कितना परिवर्तन आया इस डेमोग्राफी में? और सब ये कहना कि नहीं कांग्रेस के जो काम है उनकी वजह से ही डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों है, ये तमाम सवाल आज पूछे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम आरोप जो हैं वो लगा दिए हैं। तो उत्तराखंड में कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है और उन्होंने बाकायदा एक आंकड़ा भी बताया कि कितनी ज़मीन अवैध जो कब्जा किया हुआ था उनसे छुटवाने का काम जो है उनकी सरकार ने किया है। तो कांग्रेस पर भी आरोप लगा कि कांग्रेस के राज में डेमोग्राफी बदली गई और अब देखिए लैंड जिहाद जैसा शब्द जो है, लव जिहाद, तमाम जिहाद जो हैं अब नए शब्द इजाद हो गए हैं, जबकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं को तो जिहाद में भी पॉजिटिविटी नज़र आती है। तो यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो बीजेपी सरकार लव जिहाद, लैंड जिहाद, अवैध तरीके से आकर बस रहे लोग, उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात तो कह रही है, लेकिन जो डेमोग्राफी बदल रही है पिछले 9 वर्षों में, क्या उसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लेनी चाहिए? तो आज क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है वो वाकई में बदल रही है और क्या 2027 से पहले इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार सिंह रावत पूर्व विधायक बीजेपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
आशीष सैनी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक रावत जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। उमा सिसोदिया जी हैं, समाजसेवी हैं। राकेश मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, सबसे पहले चलिए मैं आपसे ही सवाल पूछ लेता हूं कि 17 के बाद से तो बीजेपी सत्ता में है और ये कहना कि नहीं कांग्रेस ने डेमोग्राफी बदल दी, तो क्या ये सही है? नहीं सही है। डेमोग्राफी चेंज में पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। आज 2001 से और 2011 तक का जो हमारी जनन शक्ति थी, प्रजनन शक्ति थी, वो 2.11 थी। आज वो गिर के, आप आंकड़ा देखिए, डेमोग्राफी चेंज का जो मूल कारण है, जो हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, उसका मूल कारण है कि हमारी प्रजनन क्षमता जो है या प्रजनन दर है वो बहुत कम हो गई है। 1.1% आई। तो सिर्फ इसमें हिंदू ही है कि मुस्लिम भी है? नहीं, हिंदू जो हमारे यहाँ के हैं, अच्छा, उनकी स्थिति इस तरह से हो गई है। और पिछले 10 सालों में जब भाजपा की सरकार है यहाँ पर और हम निरंतर डेमोग्राफी चेंज या डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा उठाते हैं किसी एक विशेष समुदाय के लिए, तब आप देहरादून के किसी भी इलाके में घुस जाइए, शहर में, तो जितने कबाड़ के कम काम करने वाले लोग हैं, इनकी गाड़ियां रोड पे खड़ी, रोड पे ही काटी जा रही हैं। टायर पंचर की दुकानें बनती जा रही, बेहताशा रूप से मस्जिदें बनती जा रही, नॉन वेज की दुकानें, आप कहीं भी घुसिए, किसी भी इलाके में घुसिए, तो अब यहाँ पे कांग्रेस क्या करेगी? करना तो बीजेपी को है ना, सरकार। अब सरकार आपकी है और कब तक आप ये ढोल पीटोगे? तो जब डेमोग्राफी की बात आ रही है तो वहां मुसलमान जो हैं वो डेमोग्राफी को बदल रहे हैं उत्तराखंड। हाँ, आप ही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब आज डेमोग्राफी चेंज का मतलब उनकी उत्पादन क्षमता ठीक है, उनके घर में 5-5 बच्चे, 10-10 बच्चे पैदा हो रहे हैं। आपके यहाँ एक बेटी पैदा हो गई, एक बेटा पैदा हो गया, आपने कहा जी हो गया जी। अब आगे नहीं होगा। और जब आज के यूथ, हाँ, आज के यूथ विवाह ही नहीं करना चाहते। हो गया तो एक हो जाए बच्चा, हो गया तो 28 साल 29 साल में। तो आपको तो ये सांस्कृतिक आयोजनों का पर ध्यान देने की जरूरत है। तो बीजेपी को डर जो है वो मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या से है, यानी कि आज इसको की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आज सरकार को तो निर्णय लेना चाहिए ना उस पे। बिल्कुल। अब बेतहाशा रूप से मस्जिदें बनती जा रही हैं आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में। कितनी बार आपने चेक किया कि इनकी मस्जिदों का परमिशन है कि नहीं है? शहर के बीचों बीच, शहर के बिल्कुल बीचों बीच कब्रिस्तान का तो इंतजाम आप कर ही नहीं पाए। आपके कचहरी के जस्ट बगल में कब्रिस्तान है, आप चले जाइए उस इलाके में, चंदन नगर में घुस जाइए और घुसिए आप, और अगर आपकी गाड़ी निकल जाए तो बताइएगा जी। और कौन ले रहा है उनसे पैसे? 10 बार तो कंप्लेंटर मैं हूं। सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं ना पैसे। मैं कौन ले रहा है कि रोड पे आप बैठ के उसको कटवा रहे हो? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, है ना। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि डेमोग्राफी फिर मजा नहीं आता। तो आप इसे मान रहे कि नहीं तो चुनावी बात है, 27 में चुनाव फिर मजा नहीं आता। उत्तर प्रदेश और क्यों? आपके प्रबल अगर इच्छा शक्ति होती, मुस्लिम पर प्रबल इच्छा शक्ति होती तो मूल निवास का कानून आ गया होता। बिल्कुल सही। अगर आप प्रबल इच्छा शक्ति होती आपके भीतर तो आप आज एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर चुके होते। चलिए यूसीसी तो लेकर आए हैं ना, पहली ऐसी गवर्नमेंट है जो यूसीसी लागू कर चुकी है अपने राज्य में। नहीं, यूसीसी लागू कर चुकी है लेकिन डेमोग्राफी तो नहीं रोक सकी ना। डेमोग्राफी नहीं रोक चुकी। यूसीसी लागू कर चुकी है तो रिलेशनशिप तो नहीं बंद कर सकी। दीपक रावत जी, जब डेमोग्राफी की बात आती है तो एक मन से कहा जाता है कि इसको बदलने नहीं दिया जाएगा, तो वहां मुसलमानों को माने या नहीं भाई, पूरे उत्तराखंड में जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो बदल रहे हैं? सचिन जी, 2027 के चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है विशेष रूप में उत्तराखंड में जी। और नैरेटिव सेट भारतीय जनता पार्टी जो इनके जितने प्रखर जो प्रवक्ता हैं या इनके नेता हैं, जितने विकास के दावे कर लें पिछले 10 वर्ष में इन्होंने ये काम करा वो करा, ये 2027 के चुनाव उन विकास कार्यों पे नहीं जीतना चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। जो प्रश्न आपने करा ना कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इनका अर्थ क्या है? नॉन पहाड़ी जो आ रहे हैं उनसे है या सिर्फ जो मुस्लिम आ रहे हैं उनसे है? हाँ, तो प्लेन वर्सेस पहाड़, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये बताना पड़ेगा। ये चलेगा क्या? ये डेमोग्राफी चेंज क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन लाया इस शब्द को, डेमोग्राफी शब्द को? भारतीय जनता पार्टी। जब यूपी में ये 80 और 20 की लड़ाई बोलते हैं, उसका क्या अर्थ होता है कि 20% की जरूरत नहीं है, हम 80 पे राजनीति करेंगे, 80% जहां जनता होगी उस पर राज करने की बात करते हैं। तो ये सुनियोजित तरीके से एक पूरे भारतवर्ष में और विशेष रूप से उत्तराखंड में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो 80% सोच वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट डालें और 20% में चाहे कोई भी हो जी,
उनको एक भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, उनका कोई उनका लगाव नहीं, तो नहीं आप है। ये मानते हैं कि उत्तराखंड में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, तो आप मानेंगे? निश्चित रूप से। तो खतरनाक है वही उत्तराखंड के लिए, ये सही है? देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आपसे, सत्ता में कौन है सचिन जी? नहीं ये बताइए, आप जिम्मेदारी सही है? किसकी है? नहीं ये बताइए, आप आपकी पार्टी, आपका क्या मत है इस पर कि मुस्लिम्स आकर बाहर से बस रहे हैं, वो ठीक है कि गलत है? देखिए उत्तराखंड क्रांति दल तो स्पष्ट बोलता है, मूल निवास 1950, हम 1950 को मूल निवासी मान के चलते हैं कि जो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी 9 नवंबर 2000 को ये प्रदेश बना सचिन भाई जी बिल्कुल, किसी भी सब धर्मों के लोग थे इस प्रदेश में। 1950 का जो व्यक्ति यहाँ था, चाहे वो किसी भी धर्म का रहता हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो उत्तराखंड का वासी है। इसमें क्या गलत है? वो किसी का भी हो, हमारे नारसन से लेकर नीति माणा की बॉर्डर तक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी विशेष राजनीतिक प्रयोजन को लेकर एक नया शब्द गठित कर रही है, डेमोग्राफिक चेंज। वो डेमोग्राफिक चेंज में बताए कि वो विशेष रूप में किसको बोलना चाह रही है, जितने यहाँ के लोग जो है बाहर के यूपी के लोग आके हैं उनको बोलना चाह रही है, या विशेष जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका अर्थ होता है वो मुस्लिमों से है? ये स्पष्ट तो सरकार को करना है। नहीं लेकिन जब हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं, चलिए वहां तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो ये तो कानून जो है, जो भूमि का कानून है, जो खरीदने का कानून है, वह आप लीज पर तो ले सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी आप वहां खरीद नहीं सकते हैं। तो शायद यही कारण है कि भाई 1971 के बाद तो वहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बढ़ी नहीं है, 1.5% थी तो आज 2.1% हुई है। तो जब वहां इतना हो सकता है दीपक जी, तो यहाँ कैसे बढ़ रही है? 4 बड़े शहर हैं, हरिद्वार और मैं तो देहरादून को भी इसमें काउंट करूंगा, और तो ये उसमें 30% से अबव कैसे मुस्लिम्स बढ़ गए फिर? आप मुझे बताइए, हिमाचल प्रदेश के लगे हुए जो राज्य हैं वो कौन से हैं? उन राज्यों में मुस्लिमों की संख्या कितनी है? और उत्तराखंड जिन राज्यों से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो अगर मुस्लिमों से अगर सबसे, तो वो अगर पलायन करेंगे तो सबसे नियर अबाउट कौन सा राज्य है उनके पास? उत्तराखंड है। लेकिन ये भौगोलिक परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं थी, वहां पंजाब था, वहां हरियाणा था, तो वहां के लोगों ने माइग्रेट करा है। तो ये देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि अगर लोग माइग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो अपने नौकरी पेशा के लिए कर रहे हो, अपने काम धंधे के लिए कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तो यहाँ पर उनका माइग्रेशन हो रहा है। पर सवाल ये उठ रहा है, जिस सवाल को हम बार बार बोल रहे हैं सचिन जी, कि आप सरकार को देखना है कि डेमोग्राफिक चेंज किया जा रहा है या पॉलिटिकली, राजनीतिक। देखिए राजनीतिक रूप से अगर डेमोग्राफिक चेंज की जा रही है या सिर्फ शगुफा छेड़ा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज। आप ये कहना चाह रहे हैं दीपक जी कि सिर्फ ये शगुफा छोड़ा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है? मुस्लिम्स जो आ रहे हैं बाहर से या जो अवैध लोग आ रहे हैं उनको कोई रोका नहीं जा रहा है? अवैध लोगों को रोका, अगर रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। अगर कोई कब्जाधारी कब्जा कर रहा है सरकारी भूमि में, उसको कब्जाधारी को कब्जे से हटाना कोई बहुत बड़ा काम कर रही है क्या सरकार? तो कह तो रहे हैं मुख्यमंत्री की भाई 10,000 कितनी हेक्टेयर भूमि अभी उन्होंने बताई कि भाई इतनी हम खाली करा चुके हैं। ताली बजाने सचिन जी, जिस देहरादून में हम बैठे, राजधानी में बैठे हैं, डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, सरकारी वन भूमि में अतिक्रमण होता है, नदी नालों में अतिक्रमण होता है, और 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। उमा सिसोदिया जी, आपको क्या लगता है डेमोग्राफिक चेंज नहीं आता कि 10% से लेकर के 15% तक अब होने जा रही है? ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी जितनी आबादी बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर 18%, बिहार के अंदर 22%, तो अब तो फिर यहाँ पर भी इसी तरीके से फीसद बढ़ रहा है। तो क्या ये इसकी चिंता है बीजेपी को? देखिए सचिन जी, हमने अभी 1-1.5 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में देखा। हमारे उत्तराखंड में मूल निवास को लेकर और यहाँ की अपनी जो पहाड़ी अस्मिता को लेकर, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन चला। भू कानून के बनाने के लिए लोग जो है दोबारा से सड़कों पर निकले, जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय था। हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा, खूब उसको मीडिया में कवर किया गया, और मुख्यमंत्री जी ने एक भू कानून टाइप की भी कुछ चीज़ बना दी, जिसे कहा गया बड़ा सख्त भू कानून, बड़ा सख्त भू कानून। और सचिन जी, कल ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि ग्रामीण भूमि पर रिसोर्ट बनाए जा सकते हैं, लैंड यूज चेंज कराने की भी जरूरत नहीं है। अब आप मुझे बताइए, एक तरफ आप भू कानून की बात करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं लैंड यूज भी चेंज नहीं कराना, आप ग्रामीण भूमि पे भी रिसोर्ट बना दीजिए। अब ये रिसोर्ट बनाने के हमारे पहाड़ के लोग आएंगे या हमारे गुजरात में बैठे हुए, राजस्थान में और पंजाब में बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए जो धन कुबेर हैं वो आएंगे यहाँ पर बनाने के लिए? उसके बाद आप बात कर रहे हैं डेमोग्राफिक चेंज की। मतलब कितनी दोगली नीति है। एक तरफ जनता को कहते हैं भू कानून और एक तरफ कहते हैं आप बनाइए रिसोर्ट, गांव-गांव में जाकर रिसोर्ट बनाइए, आपको लैंड यूज तक चेंज कराने की जरूरत नहीं है। की जो कितनी कीमत है वो भी बढ़ रही है और खेती की जमीन घट रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। अब आप ये देखिए ना, उत्तराखंड की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा है उन लोगों के साथ जिन्होंने भू कानून के लिए आंदोलन लड़ा, जो दिन रात सड़कों पर पड़े रहे, और अचानक ही आप लोगों ने एक कैबिनेट में MMDDA ने ये नियम पास कर दिया। चलिए ठीक है, हमारे साथ
कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। आशीष जी, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर। जी धन्यवाद। आशीष, जब देखिए डेमोग्राफी की जब बात हो रही है तो सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लग रहा है कि भाई आपके टाइम में ऐसे कानून आप लोगों ने नहीं बनाए जिससे बाहरी लोगों को आने से रोका जाए, और अब खासकर जिक्र जो है डेमोग्राफी मुस्लिम्स का हो रहा है। देखिए, मैं इस सवाल पर, यदि ये सवाल मुख्यमंत्री का है, सरकार का है, भाजपा का है, तो मैं यही कहूंगा कि ये मूर्खतापूर्ण सवाल है। क्या ऐसा कोई कानून हिंदुस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया में किसी कोने में किसी राज्य में बनाए जी कि हम एक निश्चित आबादी को हम एक खराब आबादी मान लें, उन आतंकवादी मान लें, गुंडा मान लें, बदमाश मान लें, और फिर उनके बगैर हमारा काम भी ना चले। यदि मुख्यमंत्री को ये लगता है कि मुसलमान अगर उत्तराखंड में आएंगे और उससे उन्हें कोई आपत्ति है, तो फिर मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का कानून ले आए ना, एक पकड़ के। बहुमत है इनका, तो आप स्वागत करते हैं, आप स्वागत करते हैं, मैं स्वागत नहीं करता कि भाई आइए और रहिए, आइए और इनको। बसिए देहरादून में, उत्तराखंड में। नहीं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए पहले। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अगर आपको लगता है, मुख्यमंत्री को लगता है कि मुसलमान के उत्तराखंड में आने से दिक्कत हो सकती है, तो आप प्रतिबंध लगा दीजिए, बात खत्म कीजिए। आपको लगता है कि मैदान के लोगों के होने से दिक्कत है, तो हमारे भी थैले पैक करा दीजिए, हम भी बाहर चले जाएंगे। आपको अगर ये लगता है कि गोरे लोग रहेंगे और काले लोग नहीं रहेंगे, तो आप उसका भी कानून ले आइए। आप जो चीज का कानून नहीं ला रहे हैं और खाली बैठ के मंचों पर बकवास कर रहे हैं, मैं बकवास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री राज्य में बड़ी मेहनत से बनता है कोई आदमी, हजारों लोग राजनीति करते हैं तब जाके एक मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन मुख्यमंत्री इनको बैठे बिठाए मिल गए, चुनाव हारने के बाद मिल गया, तो ये इस लायक आदमी है नहीं कि वो राज्य में मुख्यमंत्री पद की बात कर सके। मुख्यमंत्री का काम है वेलफेयर की बात करना अपने नागरिकों के प्रति। तो आशीष जी, अब एक बात बताइए, मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, आशीष जी मुस्लिम्स की आबादी बढ़ रही है, तो इससे बीजेपी को ज्यादा चिंता है, या आपको भी लग रहा है नहीं बढ़ रही है तो ठीक है, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है? नहीं, पहली बात तो आप ये मानना बंद कर दीजिए कि मुसलमान केवल कांग्रेस का वोट है, बीजेपी का वोटर नहीं है। अगर ऐसा होता तो बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, हटा दीजिए। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं हटाते जी? क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्षों को बना रहे हैं जी? मतलब हद दर्जे की बेशर्मी है। अपनी पार्टी में मुसलमान नेताओं को शामिल करेंगे। बताइए, शादाब शम्स को और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को बना रखे हैं इन्होंने। अब आशीष जी अगर शामिल करेंगे तो भी दिक्कत, नहीं शामिल करेंगे तो भी दिक्कत। राकेश मिश्रा जी, क्या इसके लिए पहली बात तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बार बार टोक रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। मेरे वक्तव्य में मैंने कहा कि यदि कोई चीज आपको लगता है गलत है तो आप कानून लाइए, नंबर एक बात। मैं ये पूछ रहा हूँ आशीष जी, चलिए मैं बीजेपी का प्रवक्ता तो नहीं हूँ कि मैं कानून लाने की बात करूंगा। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 2017 से पहले जब आपकी गवर्नमेंट थी तो डेमोग्राफी तो तब भी बदली होगी ना, शुरुआत तो कहीं ना कहीं वहीं से हुई होगी। तो आपको लगता है कि मुस्लिम्स का माइग्रेशन उत्तराखंड में आपकी गवर्नमेंट में भी बढ़ा था, तो आप तो कानून नहीं लाए थे? नहीं, हमें कानून की जरूरत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है ना मुस्लिम्स को आने में? मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप कानून नहीं लाए तो आपको दिक्कत भी नहीं है? नहीं, आपको दिक्कत है क्या? मैं कह रहा हूँ जब आप कानून नहीं लाए तो आपको दिक्कत नहीं है? दिक्कत है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। भाई हमें क्यों दिक्कत होगी? दिक्कत तो राजनीतिक दलों को है। नहीं, सुनिए मेरी बात। इस चैनल पर डिबेट हो रही है, ना एंकर को समस्या है ना कांग्रेस के प्रवक्ता को समस्या है। तो बीजेपी को समस्या है? नाम बताइए जिसे समस्या है। बीजेपी की समस्या है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इन्हें कहिए कि डूब के मर जाए अगर ये अब तक कोई कानून नहीं ला सके तो। 10 साल से सरकार में बैठे हैं। राकेश मिश्रा जी मुख्यमंत्री के लिए बकवास और बीजेपी के प्रवक्ता को कह रहे हैं कि डूब के मर जाओ। भाजपा के प्रवक्ता यहाँ प्रवचन देने आ गए। अरे भाई कानून बना दीजिए, बात खत्म कीजिए आप। राकेश जी, आपको लग रहा है ना, इनको लग रहा है ना कि मुसलमान से दिक्कत है। मैं आपको बता दूं असली समस्या क्या है। ठीक है आशीष जी, मुख्यमंत्री पूरी तरह से नाकारा साबित हो गए। ठीक है, आपने मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिया, आपने बीजेपी पर भी सवाल उठाया और आपने ये कहा कि भाई अगर बीजेपी को दिक्कत है तो कानून क्यों नहीं लाती है। इस सवाल का मैं जवाब राकेश जी से पूछूंगा, दीपक जी से, उमा जी से। लगातार हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो चलिए, आज बात हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने को लेकर। क्या वाकई में मुस्लिम्स की आबादी जिस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ रही है और क्या उससे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, यही आज का मुद्दा है और उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा बीजेपी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरपी रतूड़ी जी, उनसे बातचीत की जाए। रतूड़ी जी, आपका स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। रतूड़ी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी जी। रतूड़ी जी देखिए, आज डेमोग्राफी चेंज को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी जो है आज बड़े बातें कही है कि भाई किसी भी तरीके से इसको चेंज नहीं होने दिया जाएगा। तो मेरा सवाल रतूड़ी जी आपसे ये है कि जब हम डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ मुस्लिम्स को ही माना जाए या प्लेन वर्सेस पहाड़ में भी आप ऐसा ही करेंगे? रतूड़ी जी आपको आवाज आ रही है? मुझे तो आ रही है, आपको नहीं आ रही मेरी जी जी, आवाज? बोलिए, आपने मेरा सवाल सुन लिया? हाँ जी जी जी, जवाब दीजिए। देखिए, मेरा ये कहना है, ये मैदान और पहाड़, ये कुछ स्वार्थी लोग इस तरह की बात करते हैं जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है। ये उत्तराखंड बनाया हमने जी। मैं एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ। हमने तब पहाड़ मैदान के लिए रूप में नहीं मांगा था, हमने तो उत्तराखंड मांगा था। आज कुछ लोग अपने, जिनको मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनानी है, जिनको जुमे की नमाज में छुट्टी देनी है, उन्होंने ये पहाड़ मैदान करने का काम कर दिया, क्योंकि उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है। अब लोग, आप देख रहे होंगे, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, नगर निकाय के हो, जनता ने इनको नकारने का काम कर दिया। जब जनता नकारने का काम कर दिया तो इन्होंने राजनीतिक हथकंडा एक पैदा किया कि अब पहाड़ और रतूड़ी मैदान जी, करो। ये तो कांग्रेस थोड़ी कह रही है, ये तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाया है कि डेमोग्राफी नहीं, बदलने की जड़ मैं शुरुआत जो हुई डेमोग्राफी थी नहीं, वो कांग्रेस आपने से हुई थी। पहाड़ मैदान मेरा की बात- मेरा सवाल आपसे रतूड़ी जी ये है, मुख्यमंत्री जी ने कभी पहाड़ मैदान नहीं, की पहाड़ बात मैदान नहीं उन्होंने करी। नहीं किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब हम डेमोग्राफी चेंज की बात करते हैं तो क्या सिर्फ मुस्लिम्स को ही मान रहे हैं कि वो आ रहे हैं उत्तराखंड में, उनकी वजह से बदल रही है डेमोग्राफी? आप ऐसा मान रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह जिसका आचरण होता है, उत्तराखंड ने स्वीकार किया कि एक चमोली में एक गलत एड्रेस पे मास्टर बन जाता है, वहां के लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन अब वो गलत नियत से वहां बच्चों के साथ यौन शोषण की बात करेगा, वही हाल आपने पुरोला में देखा होगा। जी। कोई और वर्ग नहीं है, एक ही वर्ग क्यों कर रहा है इस तरह की? तो आज आपने देखा होगा कि दिन दहाड़े एक बच्चे की चाकू गोद करके हत्या कर दी। ये कौन कर रहा है? तो कांग्रेस के निश्चित तौर नेता पर उसके- कांग्रेस के नेता ला रहे हैं क्या दूसरे स्टेट से, बिहार से, उत्तर नहीं, प्रदेश से, ये- कि आप ये यहाँ देखिए, आइए, यहाँ जगह कांग्रेस सेफ के है? नेता ही लाएंगे, कांग्रेस के नेता ही लाएंगे। इनको उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलनी है तो सर आप इलाज तो ये कीजिए ना कौन फिर इस लाएगा? चीज का, इस बीमारी का इलाज तो आपके पास है ना, कांग्रेस थोड़ी इलाज गवर्नमेंट कर में रहे है। हैं, इलाज इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही तो, जो कालनेमी चयन का है, कालनेमी जो ढूंढे गए थे, वो भी इसी का रूप में। देखा नहीं आपने, साधुओं के भेष में बहुत सारे मुस्लिम थे जो हिंदू साधु बने हुए थे। तो आप उसके वो लिए कोई क्या कानून कर रहे बना थे? दीजिए ना। सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि नहीं 27 का चुनाव आ रहा है तो अब आप कहिए कि डेमोग्राफी नहीं, बदल नहीं, रही चुनाव से है, तो भारतीय जनता कोई पार्टी- कानून इसके लिए कुछ स्थापित कीजिए ना। अरे कानून तो भारत के नागरिक है, आचरण पे कानून बनाएंगे। नागरिकता आचरण पे आपको दिक्कत है, मुसलमानों से आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? आशीष सैनी जी, आचरण पे है, आशीष सैनी, आशीष सैनी जी, प्रधानमंत्री जी डेमोग्राफी की बात ने क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? अगर सिर्फ प्रधानमंत्री आचरण जी से ने जो दिक्कत है तो? सबका विश्वास, सबका साथ, तो ऐसे फिर थोड़ी मुख्यमंत्री जी डेमोग्राफिक चेंज की बात ही क्यों कर रहे हैं? ये शब्द ही क्यों आया भाई? अगर आपको सिर्फ कहा। अरे देखिए, भाई, आपका अपराधी तो नंबर अपराधी आएगा है, तब चाहे तो वो बोलना, हिंदू है बीच चाहे में मुसलमान है। जबरदस्ती 3 नहीं, ठीक महीने बात है। तेरह- आशीष सैनी जरा अगर आप फोन लाइन नहीं, पर अब हैं तो आप कह रहे हैं ना तो कि हमें आचरण से दिक्कत है, डेमोग्राफी आशीष जी, हमारी आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे डेमोग्राफी भी आचरण से तो खराब एक हो रही मिनट है। उमा जी, जरा मैं सवाल आशीष सैनी जी से ले सकता हूँ? आशीष जी देखिए, आपसे रतूड़ी जी जब कह रहे होगा हैं, तब बोलना ना। एक मिनट रतूड़ी जी, अब जरा सुन लीजिए। आशीष जी, आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता, भाई मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको खोलनी है, मदरसे आपको चलाने हैं उत्तराखंड में। देखिए, भाजपा के नेता पूरी तरह सकिया चुके हैं। मैं इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, उस झूठ पर इन्होंने सरकार बनाई, और आज उस झूठ पर सरकार बनाने के बाद आज 5 साल बाद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रही है। अरे महाराज, आप बताइए, आपने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई कोई, जहाँ हिंदुओं के बच्चे पढ़ ले? क्या आपने हिंदुओं को सस्ता पेट्रोल देना शुरू किया? क्या हिंदुओं के बच्चों को रोजगार दिया? आपने कुछ तो काम किया होगा ना हिंदुओं के लिए। जी, आप अब भी मुस्लिमों की बीन बजा रहे हैं। दूसरा, आप ये कह रहे हैं डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी बदलने के लिए पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया में उत्तराखंड के लोग भी बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, सब काम करने जा रहे हैं। तो क्या वहाँ के लोगों ने कभी कहा कि हमारी डेमोग्राफी बदल रहे हैं आप? राज्य में राज्य का नागरिक और देश में देश के नागरिक को सारे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित है। संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस खड़ी है। और ये बार बार मुस्लिमों की बात कर करके केवल डिस्कोर्स करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी यदि और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी इनके पास यदि कोई काम है नहीं करने के लिए, बताने के लिए, तो अब जाकर सिर्फ ये प्रोपेगेंडा लेकर आए हैं। इन्होंने सदन के अंदर कहा पहाड़ और मैदान। आज सदन के बाहर मुख्यमंत्री भाषण दे रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताने के बजाय ये कहने का काम कर रहे हैं कि जी मुस्लिमों ने डेमोग्राफी खराब कर दी। भाई आपने अल्पसंख्यक मोर्चा बना रखा है तो आप उसे हटा दीजिए ना। आप पहले अपनी पार्टी की डेमोग्राफी तो ठीक कर लीजिए। रतूड़ी जी जवाब दीजिए। अरे भाई मैंने रतूड़ी जी क्या जवाब देंगे? रतूड़ी जी ने अभी दुकान बंद की अपनी। करेंगे डेमोग्राफी उनकी वजह से खराब है जिनका आचरण ठीक नहीं है। नहीं, डेमोग्राफी तो रतूड़ी जी ने खराब करी है। ये पहले कांग्रेस में से यहाँ की डेमोग्राफी खराब करके ही वहाँ पहुँच गए। क्या आयुष्मान का लाभ नहीं ले रहे हैं? क्या वो जो 80 करोड़ में जो राशन दी जा रही, क्या मुस्लिम को नहीं दी जा रही? उनसे कोई परहेज नहीं है। परहेज उन लोगों से है जो केवल इस उद्देश्य से कि यहाँ की नहीं, आप केवल एक ऑर्डिनेंस ले आइए कि हम उत्तराखंड राज्य को हिंदू राज्य घोषित कर रहे हैं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं होगा। आप कर दीजिए ना। हमारे देश के जो मुसलमान हैं जिन्होंने देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण को अपना पूरा अरे योगदान आशीष जी ये बताइए, आप आशीष जी ये तो मानेंगे ना कि भाई नाम बदलकर कहीं ना कहीं हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है? क्यों आ रहे थे वो? मेरा एक सवाल है रतूड़ी जी से कि जो पंचायत लगाने से लेके मकान बनाने तक लेके और टेक्निकल कामों से लेके, क्या ये काम रतूड़ी जी अपने बच्चों से और जो अपने उत्तराखंड के बच्चे इनसे कराने को तैयार हैं, ताकि बिजनौर से, मुरादाबाद से कोई हमें व्यक्ति जो हुनरमंद व्यक्ति है उसकी जरूरत ना पड़े? तो आशीष सैनी जी आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान आइए यहाँ पर जो बार्बर की दुकान खोलिए, टायर पंचर की दुकान लगाइए। राकेश जी देखिए क्या मतलब आशीष जी कह रहे हैं कि भाई जो हुनरमंद है, जो टायर पंचर लगाना जानते हैं, जो बार्बर हैं, वो आइए, उनका स्वागत कर रहा है उत्तराखंड। तो क्या सिर्फ मुस्लिम्स की पहचान ये रह गई अभी टायर पंचर लगाने वालों की? देखिए आशीष जी हमारी बात भी सुन लीजिए। आपका अगर कॉलेज में प्रोफेसर मुसलमान है तो उसे पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं। आपको राजनीति करनी है, आपके साथ कोई घूम रहा है, कोई आचरण की बात कर रहे हैं ना, वो आचरण की बात कर रहे हैं। बताइए आप बोले राकेश जी। आशीष जरा सुन लीजिए अब। हाँ आशीष जी वो कह रहे थे वो लेबर की वो जो लेबर क्लास के लोग हैं जो आते हैं समाज में काम करने के लिए, ज्यादातर सही है कि वो ठेकेदारी में काम करना हो या बिल्डिंग निर्माण करना हो या छोटे छोटे काम है, वो जब बहुतायत संख्या उन्हीं समुदाय से आती है क्योंकि वो गैर शिक्षित हैं। और इसके पीछे भी उसी राजनीतिक दल का हाथ है कि आज तक वो गैर शिक्षित रहे, उनके भीतर वो बात नहीं आई कि उन्हें भी शिक्षा की जरूरत है। आशीष जी सुन लीजिए यार, आशीष जी सुन लीजिए वो हो सकता है, लेकिन आज जो मूलभूत प्रश्न ये है कि जिस हिसाब से हिमाचल में आज भी 2.8% की बात, अगर 8% मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पे निवास करते हैं, उनको उनका मतदाता पहचान पत्र मिला हुआ है या वहां के निवासी हैं, तो वो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? ये तो देवभूमि है। बिल्कुल। और ये 10 साल से सरकार कर क्या रही है? अगर ये प्रखर हिंदुत्ववादी सरकार है तो ये 10 साल से कर क्या रही है? ये क्यों नहीं इस बात का निर्णय कर पा रही है कि यहाँ पर हमारी डेमोग्राफी, और क्यों नहीं अपनी जनन क्षमता? आज भी देखिए प्रदेश के जितने हिंदूवादी नेता होंगे इनकी एक ही संतान होगी, अगर होगी तो जी। तो ये डेमोग्राफी चेंज की बात क्यों करते हैं? ठीक है, मैं दीपक जी आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? राकेश जी भी कह रहे हैं कि भाई आप कानून लाइए, आप कर क्या रहे हैं, तो फिर तो आपको भी स्वागत करना होगा। जो बात आशीष सैनी जी कह रहे हैं कि नहीं आइए बसिए, हमको यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं, बीजेपी को डर है मुसलमानों की बढ़ती आबादी का। सचिन जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं या नेता हैं उत्तराखंड में जी, क्या मैं मान के चल रहा हूँ कि अब उनकी नेतागिरी खत्म होने वाली है? भारतीय जनता पार्टी उन सबको यहाँ से बाहर भगाने वाली है? भारतीय जनता पार्टी उन सबको पदमुक्त करने वाली है? आचरण की बात कर रहे हैं। हाँ, आचरण की बात कर रहे हैं ना। सीआरपीसी आईपीसी किस लिए है?
आचरण के लिए है ना, सामाजिक आचरण किसका खराब होगा अगर उसने कोई कानून तोड़ा होगा तो कानून उसका समाधान करेगा ना। या ये उसमें भी वर्गीकरण करेंगे कि जो मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा वो अच्छा मुस्लिम, जो कांग्रेस का साथ देगा, यूपीडी का साथ देगा, किसी और का साथ देगा तो उसका आचरण खराब। यदि कोई अवैध प्रवासी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप उसे बाहर निकालिए। आप अगर कोई भी व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है उत्तराखंड की डेमोग्राफी के अंदर, चाहे किसी भी धर्म विशेष का हो, अगर वो अवैध काम कर रहा है, कब्जा कर रहा है, कोई भी आचरण सामाजिक रूप से आचरण गलत है, कानूनन उसका निषेध करिए उसको। ठीक है, पर ये जो आपने रतुड़ी जी से जवाब ले लेते हैं। राजनीति का रतुड़ी जी, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसका स्पष्टीकरण करिए ना। रतुड़ी जी ये बताइए, अभी आप ये कह रहे थे कि भाई देखिए एक लड़का है जो कालनेमी है, ये स्वीकार नहीं होंगे। अभी आपने कहा कि क्राइम को लेकर कि एक लड़के को चाकू मार दिया गया, तो क्या आप मान रहे हैं कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और क्राइम ये बढ़ रहा है मुस्लिमों के आने से उत्तराखंड में? निश्चित, बिल्कुल निश्चित। तो यही तो कह रहे हैं रावत जी कि भाई फिर सीआरपीसी आईपीसी तो किस लिए? उत्तराखंड ने इनको एक ग्राम प्रधान भी नहीं दिया क्योंकि इनके सरकार में क्या हो गया नहीं है। उत्तराखंड की एक भावना है, उत्तराखंड के हितों की आईपीसी सीआरपीसी किस लिए होती है? अगर कानून किस लिए होता है प्रदेश में, राज्य में, देश में? प्रधान भी नहीं आ रहा। ये आप डिसाइड करेंगे क्या? तो बहुत दूर की बात आप है। डिसाइड करेंगे कि अगर उसका धर्म मुस्लिम है तो आप आचरण के हिसाब से उसको सजा देंगे? किस देश में रह रहे हैं आप? ये लोकतांत्रिक देश है, भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ देश नहीं है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए कानून चलेंगे। ये प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नहीं बनाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अरे सबसे आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। बोलिए रतुड़ी जी, बोलिए, फिर मैं उमा जी के पास जाऊंगा, जल्दी बोलिए। मेरा कहना है कि जो अपनी पहचान छुपा करके और यहाँ के वातावरण को खराब करने का काम कर रहा है, ठीक है, हम उसे ढूंढने का काम करें। और ज्यादातर वो एक वर्ग है जो यहाँ पर आए दिन जो उत्तराखंड की देवभूमि का डेमोग्राफी और जो यहाँ का वातावरण है वो खराब करने का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी तो नहीं है। एक वर्ग को आप टारगेट कर रहे हैं, एक वर्ग को कह रहे हैं, एक वर्ग को। उमा जी, क्या ये मान लिया जाए कि क्राइम बढ़ रहा है? अभी तो आप क्राइम की बात करेंगे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, फिर थोड़ी दिनों में कहेंगे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रात को नहीं निकल सकती हैं। तो ये मुस्लिम्स के आने के बाद इतनी हालत खराब उत्तराखंड की हो गई है। देखिए, जिस तरीके की बातचीत यहाँ पर चल रही है, तो क्या मैं ये समझ लूँ कि उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं बची, हमारे पास कानून नाम की कोई चीज़ नहीं बची। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, कि एक विशेष समुदाय के लोग आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें सिर्फ आचरण से प्रॉब्लम है, यानी कि वो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो खूब आ जाए, आचरण साफ सुथरा होना चाहिए। आचरण साफ सुथरा होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करेगा कि आचरण साफ सुथरा है नहीं है? ये बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। समस्या जो है आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति है सचिन जी। सचिन जी, सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति है। 2027 का चुनाव सामने है, इसको फिर हिंदू मुस्लिम पे लाकर ही चुनाव को लेकर जाना है। बीजेपी की हमेशा से रणनीति ये रही है कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम कीजिए। आप ना कानून की बात कर रहे हैं, आप ना विकास की बात कर रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी अपने पिछले 5 सालों में किए हुए कामों को बता पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं, वैसे नहीं कर रही है। हाँ, तो कहीं ये भरोसा कम तो नहीं हो रहा है राकेश जी, इस वजह से थोड़ा। मेरी एक बात, मैं आम आदमी पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर पार्टी जीतती है तो उत्तराखंड को हम हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करेंगे। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने 2022 में ये बात रखी। क्या बीजेपी इस बात को रख सकती है कि हम हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को घोषित कर देंगे और यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं रहेगा? जिस तरह मक्का मदीना में कोई भी धर्मी नहीं रहता, यहाँ पर भी नहीं रहेगा। बताइए जी, फिर राकेश जी आप बोलिए। आम आदमी पार्टी क्या ये सवाल सही है राकेश जी? कैसा होना चाहिए? देखो, मक्का मदीना इनको जाने दो, इनका अपने। अरे भाई, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपने हिंदुओं की बात कर रही हूँ। क्या आप करेंगे इस बात को? सबका प्रयास। राकेश जी बोले जल्दी, फिर मैं आशीष सैनी जी से एक जवाब लूंगा। फटाफट जल्दी बोलिए राकेश जी। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिर्फ हिंदू मुसलमान बोलने दीजिए। चलिए राकेश जी बोले जल्दी। देखिए रतुड़ी जी, मेरा सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न है कि आप अपनी जवानी के दिनों में इस देहरादून शहर में या जिस भी क्षेत्र में आप रहते थे वहाँ कितनी मस्जिदें थी? और आज बेहताशा तरीके से अगर आप सुबह 5 बजे वॉकिंग करने निकलोगे तो आपको रामाधुन नहीं सुनाई पड़ेगी, आज भी यहाँ पे अजान ही सुनाई पड़ेगा, और वो भी उत्तराखंड देवभूमि की राजधानी में। तो जो गलत है, अजान नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बढ़ती आबादी खतरा है। बढ़ती आबादी
तो इस बढ़ती पे आबादी आपकी खतरा। सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया, क्या ये किया? मैं एक नागरिक होने के नाते आपसे पूछता चलिए रतुड़ी जवाब दीजिए, फिर आशीष जी से सवाल लेंगे देखिए, जल्दी। मेरी सरकार ने बहुत अच्छा प्रश्न है आपने किया। मेरी सरकार ने उनको अंकुश लगाने का काम किया, जो थूक जिहाद की बात करते, लब जिहाद की बात करते, यहाँ के वातावरण खराब करने की बात करते, उन पर अंकुश लगाने का धामी सरकार ने भरपूर प्रयास किया। रतुड़ी जी कल और आइएगा आप, उनको इसीलिए कल चिन्हित सुबह करके- आपको मैं कल सुबह एक निमंत्रण देता हूँ प्रिंस चौक से लेके, और 10 बजे आप अपनी गाड़ी लेके पूरे मोहल्ले में निकल जाइएगा। अगर रोड पे आपको गाड़ी काटते हुए ये नहीं मिलेंगे और दुनियादारी के उत्पीड़न करते हुए नहीं मिलेंगे, तब आप कहिएगा ये आपका शासन है। रतुड़ी जी इतना जवाब दे रहे हैं तो केरल और बंगाल के बाद आपका ये भी शासन है, आप आइएगा, उनसे भी ज्यादा आप तेजी से देखिएगा। उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं लोग। भाई देखिए, और आपके ही पुलिस और आपके ही लोग उनसे महीना लेते हुए मिलेंगे। मेरी बात का जवाब पूछिए ना, तो दीजिए इसमें ना, क्या आप जवाब हिंदुओं की दीजिए। आध्यात्मिक राजधानी दीजिए। घोषित करने की हिम्मत कर सकते हैं कि अब बीजेपी आपके जीतेगी ही तो हम आपके ही इसको पुलिस उनसे महीना लेती है। जब उनके पास कंप्लेन करके जाओ तो वही बताते हैं कि फला नागरिक आके आपके खिलाफ कंप्लेन करके गया। ये स्थिति है आपके सरकार की। देखिए आप हिंदुत्ववादी बात मत करिए। रतुड़ी जी, अगर हम हिमाचल की बात करें तो 2001 में वहां की आबादी 11,95,000 समथिंग थी, लेकिन आज 16 लाख हो गई, तो वहां इतना ज्यादा क्या आपके बड़े राज्य- नहीं है। आपके राज्य में आप हिंदू की बात करते हैं, क्या आपके राज्य में किसी भी लोगों को रोड पर गाड़ी काटने का अधिकार है क्या? आपकी पुलिस करवाती है इस काम क्या को। बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये रोड आपकी राजधानी का हाल है। रोड्स पर गाड़ियां कट रही हैं, टायरों का काम हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, ये आपके राज्य का काम है। अवैध मीट की दुकानें ये लग आपके रही हैं, हिंदुत्ववादी सरकार का और काम वो भी राजधानी में। चलिए जवाब दीजिए फिर आशीष जी के कर पास। रहे हैं आप। जी इसीलिए कर रहे हैं उनको कि हमने अरे तो सर 10 साल हो गया, मर्यादित 10 साल हो गया आपको ये कहते हो, सुनते मर्यादा हो। में चलिए, आदमी काम आपकी कर प्रबल रहा इच्छा है। शक्ति आशीष होती जी, तो हो जाता है। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए थोड़ी छीनेंगे, ठीक है आशीष जी आप जवाब मर्यादा दीजिए। से बाहर जाएगा, उसको आशीष जी कंट्रोल करेंगे, आपकी हमको सरकार होती लगाएंगे। तो शायद कुछ और डेमोग्राफी चेंज हो गया होता अब तक तो। अब देखिए बीजेपी में जब इतने अरे बढ़ आप रहे तो हैं, यूनिवर्सिटी बना देते हैं, इनकी सरकार बन जाती है। हाँ यूनिवर्सिटी बना देते आप तो देहरादून में। बस आशीष यूनिवर्सिटी से जी। आगे नहीं इनकी राजनीति, बस उसी के इर्द गिर्द कौन सी घूम रहे हैं। हम कौन- निश्चित रूप से कौन सा निश्चित रूप से दारुल आप यूनिवर्सिटी देवबंद बना- यहाँ खोलना चाह रहे हैं अब देहरादून में? नहीं, हम निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी खोलते जिसमें उत्तराखंड के बच्चे पढ़ते, जी अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम स्तर की, यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय की स्तर बात की करें खोलते, यार, बाकी पूरे यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान कहाँ से लोग खोलते? आते, पढ़ाई लिखाई करते, जी हम अच्छे माहौल को बनाने का काम करते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह छलवा प्रकोष्ठ और बलवा प्रकोष्ठ ना खोलते। इनके पास दो ही लोग हैं, एक छलवा एक बलवा, और यही लोग मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं, मुख्यमंत्री भी इन्हें पसंद करते हैं। आशीष जी ये राज्य में कुछ करना नहीं चाहते, केवल लोगों को अपने पीछे लगाए रखने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के बाद ये केवल उत्तराखंड को बर्बाद करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं गुजरातियों को। इतने बड़े हिंदूवादी हैं कि केदारनाथ मंदिर से सोना चुरा लिया, इतने बड़े हिंदूवादी हैं कि हमारे जो युवाओं ने पहाड़ों में जो छोटे से रोजगार खोले, आशीष जी सवाल ये है कि रतुड़ी जी कह रहे हैं कि हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, हमें तो काल नेमियों से दिक्कत है या फिर उनके व्यवहार से दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल उठाया सर इन्होंने। मैं 1-10 तक इनका जवाब दूंगा। जी कालनेमी से मुझे भी दिक्कत है। एक कालनेमी को इन्होंने मसूरी में 30,000 करोड़ की जमीन दे दी। एक कालनेमी एक से अधिक अपनी शादी होने के बावजूद भी एक और महिला को अपनी पत्नी घोषित कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ नहीं किया अभी तक। एक कालनेमी हरिद्वार की जमीन को कब्जाना चाहता है, और एक कालनेमी ने निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में केवल लोगों को ठगने का काम किया है। दीपक जी आप बोलिए। मुख्यमंत्री एसआईटी जांच रतुड़ी करेंगे, जी, सबके नाम जो बता दूंगा, भगवा लेकिन धारण करके सुरेश समाज राठौर में खुद बेवकूफ विधायक बनाए वो अपने- कालनेमी अपनी होता पहली है। पत्नी के जो भगवा वस्त्र धारण करके समाज का बेवकूफ बनाए वो कालनेमी नहीं तो- होता है। हाँ, और तो ये पूरी कालनेमी तो है राजनीति ही। में भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। कहाँ लगा के सुन लीजिए आप, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी भगवा वस्त्र धारण करके समाज का बेवकूफ बना रही है। क्यों नहीं आप इसको स्वीकार करिए। बताओ पहले। आप स्वीकार, वो जो वीआईपी थे ना, वो जो वीआईपी जिसे आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ढूंढ पाई, वो है कालनेमी। उमा जी आप बोलिए, वो है कालनेमी। आपको क्या लग रहा है कि 6,000 से 32,000 मुस्लिम अकेले देहरादून में हो गए हैं? बेवकूफ बनाए।
ठीक है दीपक जी, उमा जी से, फिर मैं राकेश जी से अंतिम जवाब लूंगा। जो डेमोग्राफी चेंज की बात है, इसमें दोनों ही पार्टियां शामिल तो हैं। हम लोगों ने देखा है कि रिस्पना और पिंदाल के किनारे किस तरीके से जोशी जी ने, और जो यहाँ इनके जो बीजेपी के जो विधायक हैं, खजान दास जी हैं या इधर उमेश शर्मा काऊ जी हैं, उन सब लोगों ने किस तरीके से देहरादून में जनता को बुलाकर यहाँ पर बसाया है, उनके कब्जे करवाए हैं, वो सबको मालूम है, सबको साफ दिखाई देता है। लेकिन जो कि 2027 का चुनाव है, इसलिए इस चुनाव को वापस इधर उधर से भटका, कहीं विकास पे चला जाए या युवाओं पे चला जाए या महिलाओं पे चला जाए मुद्दा, उस वहां पर ना चला जाए। मुद्दा जो है वो हिंदू मुस्लिम पर ही रहे और ये इस मुद्दे को जिंदा ही रखेंगे और ऐसे ही जिंदा रखेंगे। राकेश जी, मैं ये आपसे हिंदुओं की पूछना चाहता हूं, आध्यात्मिक राजधानी नहीं घोषित करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अंतिम हम सवाल जीतेंगे मैं तो बहुत हम- जल्द शर्म आ रही क्या? चले सर, मेरे पास हमें हिंदू होने में गर्व होता है। हम तो कह रहे हैं ना, मेरे भाई, पास हम तो समय कह का रहे हैं अभाव ना, है हिंदू सर। की मैं राजधानी सभी घोषित मेहमानों कर से दीजिए। क्षमा चाहते हुए आपने इस चर्चा में ये भाग गर्व लिया और होता है अपनी हिंदू बात होने रखी। राकेश जी, आशीष जी, दीपक जी, रतुड़ी जी, उमा जी, तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल आज यही था कि क्या वाकई में उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदल रही है और उसके पीछे मुस्लिम्स हैं? ये उत्तराखंड के लोगों को सोचना होगा। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।